नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर है टीजीटी पीजीटी का, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उस सब के बारे में जो है चर्चा करेंगे। उस सब का जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक, तो समय बिना गवाए शुरू करते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, ये 2016 पीएचडी में पूछा हुआ प्रश्न है कि खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कुल संख्या कितनी है। तो आकाश गंगाओं की कुल संख्या कितनी है ब्रह्मांड में, तो इसके सही ऑप्शन है, जो इसका उत्तर है वो है 100 से 200 अरब। ठीक, कितना है, तो 100 से 200 अरब आकाश गंगाओं की संख्या है, 100 से 200 अरब। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हमारी जो आकाश गंगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिल्की वे। ठीक, उसका नाम है मिल्की वे या मंदाकिनी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुच्छल तारा परिकल्पना। पुच्छल तारा परिकल्पना, पुच्छल तारा परिकल्पना कब आया था, तो ये आया था 1749 में। कब आया था, 1749 ईस्वी में ये आया था। और पुच्छल तारा परिकल्पना के संस्थापक कौन हैं, तो हैं कास्ते द बफन। ठीक, कौन है, कास्ते द बफन। ठीक, पृथ्वी और सौरमंडल से जितने भी संबंधित सिद्धांत है सभी का चर्चा हम यहीं पे अभी कर देंगे। ठीक, इससे बाहर और कोई प्रश्न नहीं बनेगा, सिद्धांत से यही प्रश्न बनने वाला है, यही सब। ठीक, तो पुच्छल तारा परिकल्पना 1749 ईस्वी में कास्ते द बफन। वायव्य राशि परिकल्पना, तो वायव्य राशि परिकल्पना ये आई थी 1755 ईस्वी में। कब आया था, 1755 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इमैनुअल कांट। कौन थे, इमैनुअल कांट। ठीक, वायव्य राशि परिकल्पना 1755 ईस्वी, इमैनुअल कांट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका परिकल्पना कब आई थी, तो निहारिका परिकल्पना आई थी 1796 ईस्वी में। ठीक, कब आई थी, 1796 ईस्वी में। और निहारिका परिकल्पना कौन दिया था, तो ये दिए थे लाप्लास। ठीक, कौन दिए थे, लाप्लास। लाप्लास निहारिका परिकल्पना 1796। अगला है ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना ये कब आया था, तो ये आया था 1905 में। ग्रहाणु परिकल्पना 1905 ईस्वी में आया था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो ग्रहाणु परिकल्पना के संस्थापक थे चेम्बरलिन। ठीक, चेम्बरलिन थे। इनके साथ मोल्टेन भी थे। कौन थे, मोल्टेन। तो ग्रहाणु परिकल्पना के संस्थापक चेम्बरलिन और मोल्टेन 1905 में। अगला प्रश्न है उल्का परिकल्पना। उल्का परिकल्पना कब आया था, तो यह आया था 1919 में।
1919 ईस्वी में उल्का परिकल्पना। और ये दिया कौन था? तो ये दिए थे लॉकियर। ठीक, कौन दिए थे? तो ये दिए थे लॉकियर। उल्का परिकल्पना 1919 ईस्वी, लॉकियर। अगला है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना ये कब आया था? तो ये आया था 1919 ईस्वी में, ज्वारीय परिकल्पना। और इसके प्रतिपादक कौन है? जेम्स जीन्स। कौन है? जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स जेफरीज। कौन है? जेम्स जीन्स जेफरीज। ठीक, 1919 ईस्वी में। अगला है द्वैतारक या युग्म तारा परिकल्पना। द्वैतारक या युग्म तारा परिकल्पना ये कब आया था? द्वैतारक परिकल्पना, इसका डेट क्लियर नहीं है, लेकिन इसके प्रतिपादक कौन है? तो है S.N. रसेल। कौन है? S.N. रसेल। द्वैतारक या युग्म तारा परिकल्पना के प्रतिपादक हैं S.N. रसेल। ठीक, अगला है विखंडन सिद्धांत। तो विखंडन सिद्धांत, इसका भी डेट क्लियर नहीं है विखंडन सिद्धांत का। विखंडन सिद्धांत के कौन दिया था? ते दिए थे रासगन। ठीक, कौन दिए थे? रासगन। विखंडन सिद्धांत, विखंडन परिकल्पना, रासगन। सिद्धांत नहीं, परिकल्पना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नोवा परिकल्पना, नोवा तारा परिकल्पना। नोवा तारा परिकल्पना ये कब आया था? तो ये आया था 1939 में। नोवा तारा परिकल्पना 1939 में होयल तथा लिटिलटन होयल तथा लिटिलटन 1939 में दिए थे नोवा तारा परिकल्पना। ठीक, अगला है विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, तो विद्युत चुंबकीय परिकल्पना कौन दिया था? तो ये दिए थे ऑकवेन। ठीक, कौन दिए थे? ऑकवेन दिए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सीफीड परिकल्पना, बहुत फेमस है सीफीड परिकल्पना। तो सीफीड परिकल्पना ये कब आया था? तो ये आया था 1942 में। सीफीड परिकल्पना 1942 ईस्वी में आया था। इसे कौन दिया था? AC बनर्जी। ठीक, कौन दिए थे? AC बनर्जी दिए थे 1942 ईस्वी में सीफीड परिकल्पना। अगला है अंतरतारक धूल परिकल्पना। अंतरतारक धूल परिकल्पना ये कब आया था? तो ये आया था 1943 में। 1943 में आया था अंतरतारक धूल परिकल्पना। और इसे कौन दिया था? तो इसे दिए थे ऑटो स्मिड। ठीक, इसे कौन दिए थे? तो इसे दिए थे ऑटो स्मिड। 1943 में आया था। अगला है महाविस्फोट परिकल्पना। महाविस्फोट परिकल्पना ये आई थी 1967 ईस्वी में। ठीक, कब आया था? 1967 ईस्वी में आया था महाविस्फोट परिकल्पना। इसे कौन दिया था? तो इसे दिए थे वेगनर महोदय। ठीक, वेगनर। और कौन दिया था? तो और थे
जॉर्ज लेमेंतियर। ठीक, वेगनर और जॉर्ज लेमेंतियर इसमें दोनों लोग थे महाविस्फोट परिकल्पना में। ठीक, ज़्यादा फेमस किसका महाविस्फोट परिकल्पना, तो वो जॉर्ज लेमेंतियर का है। इनका कभी कभी नाम देता है वेगनर का। ठीक, अगला है स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत कब आया था, तो आया था 1980 ईस्वी में। स्फीति सिद्धांत कब आया था, 1980 ईस्वी में। इसे कौन दिया था, तो इसे दिए थे एलन गुथ। ठीक, इसे कौन दिया था, तो इसे दिए थे एलन गुथ। ठीक, ये रहे टोटल सिद्धांत, जितने सिद्धांत पृथ्वी और सौरमंडल से संबंधित हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें सही कथन बताना है, जिसमें पहला दिया है सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्र के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वह अपने आसपास के वायुमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे होते हैं। तो ये सही है, क्योंकि सन स्पॉट अंधेरे में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका जो वायुमंडल है वो 1500 डिग्री ठंडा होता है। ठीक, एक अकेला सन स्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है। ठीक, ये भी सही है। दिखाई देने वाले सन स्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती है, और ये तीनों कथन सही हैं। ठीक, तीनों कथन सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि सूर्य के किस मंडल से सौर पवन निकलती है। सूर्य के किस मंडल से सौर पवन निकलती है, तो किस मंडल से सौर पवन निकलती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है कोरोना से। ठीक, किससे, कोरोना से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इसमें भी सही कथन बताना है कि सफ़ेद ड्वार्फ बहुत छोटे सितारे होते हैं। सफ़ेद ड्वार्फ का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। ड्वार्फ के एक चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, तो ये चारों ऑप्शन सही हैं कि सफ़ेद ड्वार्फ बहुत छोटे सितारे होते हैं। सफ़ेद ड्वार्फ का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। ड्वार्फ के एक चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है। ये चारों कथन सही है। ठीक, ये चारों कथन क्या हैं, तो चारों कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की। प्रश्न है, किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है कॉपरनिकस। बहुत फेमस है। ठीक, कौन है, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस कब दिए थे अपना सिद्धांत, तो ये दिए थे 1543 में। ठीक, इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी केंद्रस्थ के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ नाम दिया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रकाश मंडल।
ठीक, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला है, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? तो इसका लगभग तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, अगला है सौर कलंक क्या है? सौर कलंक क्या है? तो सूर्य के सतह के काले धब्बे को सौर कलंक कहा जाता है। ठीक, किसको कहा जाता है? सूर्य के सतह के काले धब्बे को। अगला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट इस तरह से होगा, 8 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक, कितना? 8 मिनट 16.6 सेकंड, इतना देकर पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक, अगला है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? यह कौन सिद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर है बराहमिहिर। ठीक, इसका सही उत्तर है बराहमिहिर ने यह सिद्ध किया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक, ये बराहमिहिर सिद्ध किए थे। ये रहा आज के प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न कैसा लगा, कैसा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसके बाद भी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।